नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन रैली रवान दवा है और जिस पेस से ये रैली जा रही है उस पेस से लगता है कि 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है नवाज शरीफ साहब को लाहौर पहुंचते पहुंचते। वहाँ पर फिर आज़ादी चौक के ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बड़ा धरना जलसा जो भी आप उसे कह लें वो दिया जाएगा और वहाँ पर खुलकर बात की जाएगी। अब बीच में पड़ाव डाले जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की जानिब से। इस वक्त मरीड़ चौक से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट किया, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त जो नवाज शरीफ पार्क है बेसिकली जो कि मरी रोड के ऊपर वाक़ है उस पर वो वहाँ से उनकी जो अपनी ज़ाती जो गाड़ी है जो काफ़िला है वो वहाँ से उनका गुजर रहा है और जो काफ़िले का दूसरा सिरा है उसने अभी फैज़ाबाद को जो है वो क्रॉस किया है। तो फैज़ाबाद से लेकर मरीड़ चौक तक बेसिकली इस वक्त रश मरी रोड के ऊपर मौजूद है। चारों तरफ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानते हैं कि चौधरी निसार साहब जो हैं उनकी रिहाइश गाह भी है बिल्कुल फैज़ाबाद के साथ ही। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब वज़ीर-ए-आज़म का काफ़िला थोड़ा और आगे जाएगा तो शायद चौधरी निसार साहब जो हैं वो भी उनको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि मरी रोड के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा रश मौजूद है और मेट्रो बस सर्विस जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। रश की तादाद के हवाले से कितने लोग बाहर आए हैं या कितने लोग बाहर नहीं है इस हवाले से हम कुछ फिलहाल जो है वो नहीं कह सकते हैं, कबल अज़ वक्त है ये कहना। लेकिन चूंकि ये कोई जलसा नहीं है, चूंकि ये कोई धरना नहीं है और किसी एक जगह पर क़याम नहीं कर रहे हैं वज़ीर आज़म, ये रैली है तो रैली में लोग आते रहते हैं, लोग जाते हैं और ये सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहता है। इसी वाले से हम स्टूडियो के अंदर गुफ्तगू भी करेंगे। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। तो बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि बेसिकली अब ये उनकी वापसी बहसीयत वज़ीर आज़म इसके लिए ये कोई एफर्ट नहीं हो रही है, ये कोई जो अवाम में जाया जा रहा है ये अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे बहाली के लिए नहीं बल्कि सिविलियन बालादस्ती के लिए बेसिकली उनकी इस जद्दोजहद का आज से आगाज़ हुआ। इस पर ज़रा बात करूँगी। सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद है जी। और इससे पहले कि आप एक खौफनाक सवाल इन पर करें, हाँ पहले मैंने जो हारिस खलीक साहब सीनियर एनालिस्ट कॉलमिस्ट मुझे ज्वाइन किया जी। मुझे बड़ी वो जिसको इच कहते हैं ना हो रही है एक सवाल पूछने की। पूछे सर, इब्तिदा सांस तो लेने दें। मेरे दिल में ये सवाल था कि ये वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, वफाकी वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का, पंजाब का वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून का, तो ये जो हुक्मरान जमात हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के तौर पर नज़र आ रही है, ये कहाँ तक जाके ख़त्म होगा मामला है? ये कोई तसादुम की ऐसी इब्तिदा तो नहीं है कि ये पूरा जमहूरी जो ढांचा है वो मुंह के बल आकर गिर पड़े? मतलब पौधे को फिर निकाल के देखें कि इसने जड़ें पकड़ी हैं कि नहीं। नहीं मुर्जा साहब, मेरा ये ख्याल है कि इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और ज़राए अबलाग से आज मुझे बहुत शिकायत है और चूँकि लाइव प्रोग्राम है तो मैं खुल के बात करूँगा। इतनी सनसनी फैला देना जलसे जुलूसों पे और सियासी रहनुमाओं के बाहर निकलने पे, मेरा ख्याल है कुछ तो हुकूमत ने भी माशाल्लाह मतलब हज़ारों की तादाद में पुलिस और सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस को अलर्ट कर दिया और हेलीकॉप्टरों से निगरानी हो रही है। और कुछ जो सनसनी खेज़ी ख़ास तौर पर निजी प्राइवेट चैनल्स ने जो फैलाई है और जो इंतशार और सरासीमगी में कौम को मुब्तला किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई जमहूरियत को ख़तरा नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, इस पर ज़रा एक और एंगल से देखना चाहिए। अगर कोई चाहे कि जमहूरियत की बिसात लपेटनी है तो वो जब जी चाहे लपेट सकता है, क्योंकि जो हथियार बंद है उसका निहत्ते के ऊपर जोर होता है। और वो क्या कहते हैं, एक ट्रक चाहिए, एक ट्रक, तो वो मसला नहीं। मेरी जो गुजारिश नहीं, कोई देखिए पार्लियामेंट इस वक्त मसला सिविलियन बालादस्ती, मुझे नहीं पता ये क्यों कह रहे हैं, मसला पार्लियामान की बालादस्ती का है जो इस वक्त थोड़ी सी पाकिस्तान में सियासत 90 की दहाई से अब तब्दील हुई है और वो 21वीं सदी की पहली दहाई में कुछ चेंजेस आई हैं। एक नया पावर सेंटर पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके की हिमायत से इमर्ज हुआ है, वो पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के वकला हैं। जब हम मुर्जा साहब से बहुत ज़्यादा उम्र में फ़र्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा इनके बाद हूँ तो, लेकिन इनको याद होगा कि हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो हमें पुलिस से खौफ आता था, अब हमें वकला से खौफ आता है। तो ये फ़र्क पड़ गया है। तो कुछ और ग्रोह भी हैं कुछ और जिनका नाम लेते हुए पर जलते। लेकिन जो गुजारिश है वो ये कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का मसला है और यही मसला जुडिशरी, मिलिट्री और दीगर, ये सिर्फ महज सिविलियन और मिलिट्री, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव कनेक्टेड है ना सर, तो एग्जीक्यूटिव नहीं कनेक्टेड नहीं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से अलग होती है। सर वज़ीर आज़म को अगर आप कमजोर करेंगे तो आपको पार्लियामेंट कमजोर होती भी नजर नहीं आती। नहीं, तो मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना कि आपकी वो कनेक्टेड जरूर है, लेजिस्लेचर जो है आपका वो एग्जीक्यूटिव से ऊपर होता है। यानी इसीलिए वज़ीर आज़म को एक अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए से
फारिग किया जा सकता है। ये पार्लियामान को सारी दुनिया में इख्तियार होता है। हम भी यही गुजारिश कर रहे थे कि आप जो है, और ये पीपल्स पार्टी ने इसके लिए कोशिश भी की थी, जो मियाँ साहब ने असल में कुछ ऐसा, कुछ इंसान के अक्ल पे पर्दे जब पड़ते हैं ना, जब उसका जवाल लिखा होता है, तो अल्लाह ताला ने कुछ ये किया कि 62-63 भी इन्होंने 18वीं तरमीम में उसको भी उसमें तरमीम नहीं करने दी, और उसके बाद इन्होंने जो है, जो पीपल्स पार्टी ने बिल मूव किया था कि किसी तरह से ये इस किस्म के तमाम जो मामलात होते हैं जिसमें वज़राए आज़म और पार्लियामेंट के मेंबर्स इन्वॉल्व हो, तो उसको आप पार्लियामेंट में ले आए। ठीक है, इमरान खान साहब तो नहीं माने, उसकी तो वजह उन्होंने बता दी कि वो क्यों नहीं माने, लेकिन इनको नवाज शरीफ साहब अगर मान जाते तो पार्लियामेंट में बात आ जाती, क्योंकि तो अक्सरियती जमात। बिल्कुल, वो तो उसके ऊपर तो भी अपने काफी ज्यादा जो है मेरे ख्याल से पीएमएलएन को ग्रिल भी किया कि ये वाकई एक अब वो ये भी कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी का को गलत निकाला, लेकिन मुर्तज़ा साहब आपके सवाल का जवाब ये है कि आप इसको यूं देखें कि ये 2018 के इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में पहली रैली है मुस्लिम लीग नवाज की, लेड बाय नवाज शरीफ। हाँ, लेड बाय नवाज। अच्छा, जरा थोड़ा सा फील्ड से भी ले लेते हैं जी। शाकिर अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, कहाँ पहुंचे मियां साहब का काफिला, उनकी गाड़ी खास तौर पे खुद वो कहाँ है? थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ पार्क के सामने से गुजर रहे थे, इस वक्त क्या सूरत हाल है? मरी रोड क्या पूरा ब्लॉक है? जी बिल्कुल मारूफ, जो मरी रोड की कैपेसिटी के वाले से बात करूँ तो मरी रोड की कैपेसिटी जो बिल्कुल है थोड़ी है इस्लामाबाद की निस्बत। अगर इस्लामाबाद से काफिला 11:40 पे निकलता है और जाके 5-6 बजे अगर वो फैज़ाबाद पहुंचता है, तो आगे कितना जो रास्ता लेता है वो आप अंदाज़ा कर सकती हैं, क्योंकि मरी रोड की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी है और लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिंडी नून लीग का घर समझा जाता है और खासी बड़ी तादाद जो नून लीग की है वो पिंडी से इस रैली में शरीक हुई है। इस्लामाबाद से भी काफ़ी बड़ी तादाद आई थी। अगर इसकी टेल और हेड की बात करें तो बहुत लंबी एक तादाद थी। जो मुख्तलिफ जो आगे इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे, उसमें से जो छोटी छोटी रैलियाँ थी इस बड़ी रैली में शामिल होती गई। इसी तरह पिंडी में जैसे ही पहुंची तो पिंडी क्योंकि नून लीग का घर समझा जाता है, तो वहाँ से भी नून लीग के जो कारकुनों की और रहनुमाओं की बड़ी तादाद इस रैली में शामिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये कशवे की चाल चलती हुई ये रैली आगे जारी है। इस वक्त जो हूँ मैं कचहरी जो चौक है वहाँ पर मौजूद हूँ और ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर अपना आखिरी खिताब करेंगे आज के दिन का। तो और यहाँ पर जो वकला के बरादरी के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अगर से उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आ रहे हैं। और इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब का काफिला है वो तकरीबन सादकाबाद पहुँचने वाला है और आगे आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा और उम्मीद आ सकती है कि आज रात 11-12 बजे तक कचहरी चौक में वो पहुँच जाएंगे। जी अच्छा शाकिर, कहा जा रहा था कि आज पंजाब हाउस में वो स्टे करेंगे, मतलब ये जेलम पहुँचता हुआ तो कहीं से नजर नहीं आ रहा काफिला, तो इस हवाले से कोई कंफर्मेशन ना हो सकी? जी बिल्कुल, खबरें तो यही आ रही हैं कि पंजाब हाउस में स्टे करेंगे क्योंकि जो रफ्तार है काफिले की बहुत स्लो है। 10 बजे का टाइम दिया गया था पंजाब हाउस से, लेकिन 11:40 पे काफिला निकला। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि काफिला बहुत बड़ा था, इसमें गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद थी, स्पेशली कश्मीर से लोग आए हुए थे, हज़ारा डिवीज़न से आए थे, गिलगित से आए थे, जो बड़ी रैली में शामिल हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला गया पेशावर मोड़ से I-8 से इसमें मुख्तलिफ रैलियाँ और शामिल होती गई। फिर फैज़ाबाद पहुँचे तो फैज़ाबाद जैसे ही फैज़ाबाद के पुल दोनों ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी काफी बड़ी तादाद की कारकुनों की जो इस रैली में शामिल हुई। अब ये जो काफिला है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। अभी ये कंफर्मेशन सोलंकी साहब भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। शाकिर ये बताएं कि ये जो जुलूस है मियां नवाज शरीफ साहब का, आप कोई अंदाजा है कि ये कितना बड़ा है अपनी लंबाई में? सोलंकी साहब, मैं आपको पहले बताता चलूं कि जैसे ये अभी जुलूस आया नहीं था तो गाड़ियों की तादाद हमने एक रफ सा आइडिया लिया था कि डी चौक से लेकर सिर्फ जो वैसे ही खड़ी थी गाड़ियाँ, डी चौक से लेकर सऊदी पार्क टावर से आगे तक, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज तक गाड़ियाँ ऐसी खड़ी थी। उसके बाद काफिले के साथ गाड़ियाँ आई तो तकरीबन अगर मैं ऐसे ही रफ का आइडिया करूँ, ये जब जुलूस पहुँचा था 0 पॉइंट तो इसकी टेल जो थी वो पिम्स अस्पताल के पास थी, तो इतना बड़ा जुलूस था ये जब 0 पॉइंट पहुँचा था। आगे आता गया I-8 में मजीद लोग शामिल होते गए, जब स्पेशली फैज़ाबाद पहुंचा, क्योंकि फैज़ाबाद संगम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, तो उसमें मजीद काफिले शुरू हो गए थे। आपको मैंने दिन को भी बताया था कि इनमें 55 और 56 की 46 यूनियन काउंसिल हैं और इसमें से तकरीबन 40 के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं उनका ताल्लुक नून लीग से है और उनको पहले से ये कहा गया था कि वो अपने साथ लोग लाएं। तो हर यूनियन काउंसिल में से बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर कारकुनों की इनके साथ मौजूद थी, जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, लीगी रहनुमा भी थे। नहीं, हम कह सकते हैं कि कितने किलोमीटर लंबा है? जी, कितने किलोमीटर लंबा काफिला है? कितने किलोमीटर के रकबे पर यह फैला हुआ है? कितना लंबा? सोलंकी साहब, अगर मैं रफ सा आइडिया दूं, जब मैंने देखा था तो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ था। उसके बाद ये बढ़ता चला गया। अभी भी इसमें जो इसकी लंबाई है उसमें
ठीक है, आपकी जनब दोबारा भी आते हैं। मुझे अवैस तौहीद साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर एंकर पर्सन, कैपिटल टीवी सीनियर एनालिस्ट। अवैस तौहीद साहब अस्सलाम वालेकुम। अवैस तौहीद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी मारूफ जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अवैस तौहीद साहब खासे नाला हैं हारिस खलीक साहब, वो कह रहे हैं कि आज मीडिया ने एक्स्ट्रा हाइप दे दी है इस सारे इशू को। लेकिन सर ये वही मीडिया है जिसको कभी बाहर से बैठ के वो लंदन वाले जो हैं वो यरगमाल बना लिया करते थे, फिर ये वही मीडिया है जिसको 126 दिन के धरनों में भी यरगमाल बना रहा। अब अगर नवाज शरीफ साहब की अगर रैली को हम दिखा रहे हैं और इतनी बड़ी रैली है और GT रोड की रैली इसको कहा जा रहा है और जमात भी हुक्मरान जमात है, तो जो जमातें पार्लियामेंट में अपना नंबर भी नहीं रखती उनको हमने 126 दिन की अगर कवरेज दे दी, तो ये तो सबसे बड़ी मुल्क की जमात है, इसके हम साबिक वज़ीर आज़म को कवरेज क्यों ना दें? देखिए, जाहिर बात है हारिस खलीक व मुर्तज़ा सोलंकी साहब से एक चौथाई सदी से ज्यादा के अरसे से हमारी दोस्ती है, रिफाकत है और एक तरह से नज़रियात भी हमारे जो है मिलते जुलते हैं। लिबरल प्रोग्रेसिव हम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती जिसका जिक्र हारिस खलीक साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब कर रहे थे, तो वो कैपेसिटी की है जो शाकिर बता रहे थे कि जो मरी रोड की कैपेसिटी कितनी बड़ी है। बात हो रही है कि पार्लियामेंट में की बालादस्ती के लिए इन सियासी जमातों की कैपेसिटी कितनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस नहज पे जा रहा है मामला, वो तो बहुत गंभीर होता जा रहा है। ये अक्कासी कर रहा है हमारे सिविल और मिलिट्री जो रिलेशनशिप है उसके इम्बैलेंस को। ये अक्कासी कर रहा है ये जो क्यास है, ये इंतशार जो है जिसमें मुनक़सिम मीडिया है जिसका आप जिक्र कर रही थी, और जिस तरह एक अदम एतमाद का इजहार जो किया है नवाज शरीफ साहब और जो पूरा जमात ने इस फैसले पे, बावजूद इसके कि उनका ही वजीर आजम है, उनके ही वजीर आला हैं इस वक्त पंजाब सूबे के अंदर, उसके बावजूद आप देखिए कि कैसा इत्तफाक है, कैसी जो है वो तारीख की एक कदम ज़रीफी है कि नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे पहले इसी GT रोड से आना चाह रहे थे इस्लामाबाद जजेस की बालादस्ती के लिए और रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए, और गुजरावाला में उस वक्त आर्बिट्रेटर बने क्यारी जनरल क्यानी साहब, और फिर ये गुजरावाला के अंदर खुर्रम दस्तगीर साहब के घर पे ही मौजूद थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और वहीं पे आर्बिट्रेशन हुई है, फिर वापस चले गए और फिर तारीख आपको पता है। और आज ये उसी जुडिशरी के खिलाफ जो है GT रोड का सफर कर रहे हैं, तो ये बड़ा इनके लिए तो सियासी बका का सफर है। मैं समझता हूँ कि अब जब जाएंगे, जो कहते हैं इनके रुखा कह रहे हैं मारूफ कि ये रुखसती हो रही है, घर वापस जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये रुखसती तो है, लेकिन जैसे ही ये पंजाब पहुंचेंगे, जाती उम्रा पहुंचेंगे, फिर बारात की तैयारी हो जाएगी और फिर उसके अंदर जो है लौज़मात आएंगे, क्योंकि इलेक्शन का बोलबाला है, जिस तरह हमारे दोस्त और आप भी कह रही थी अपने। तो अवैस तौहीद साहब, इसका मतलब है कि ये जो सिविलियन बालादस्ती का राग अलापा जा रहा है, हारिस खलीक साहब, जो कहा जा रहा है कि सिविलियन बालादस्ती के लिए आज से हम इस एफर्ट का आगाज कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टरशिप की बहाली के लिए अब हमारी एफर्ट्स नहीं है, तो ये सिर्फ एक वक्ती नारा है, अवामी नारा नहीं, वक्ती नारा तो नहीं है। मैंने तो आपसे गुजारिश की, एक तो आपने जरा सा ट्विस्ट किया, मैं ये बिल्कुल आज की रैली की बात नहीं कर रहा कि आज की रैली को क्यों नहीं, देखिए मुझे गुस्सा इस बात पे कि सिंध में पिछले एक हफ्ते में 50 जो हमारे दोस्त हैं वो डिसअपीयर हुए हैं, किसी को फिक्र नहीं है, लाहौर, इस्लामाबाद में, कराची में भी। तो बुनियादी तौर पर जो हमारे जो इशूज हैं, जो इस दौरान जो मुल्क में हो रहा है, ये 24 घंटे की नशरियात, मैं तो धरने की भी नशरियात के सिलसिले में यही अर्ज करता था, और कुछ अरसे के बाद उस जमाने में आपके प्रोग्राम में भी आना मैंने कम कर दिया था, क्योंकि एक ही बात हम 126 दिन तक करते रहते। तो गुजारिश असल में यह है कि जो तरजीहात का तयन है वो ज़राए अबलाग को करना चाहिए। जरूर इसको एक इंपॉर्टेंट रैली है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 3 दफा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और बिल्कुल ये एक तहारुफ की फजा है, मुतहारिब हो रहे हैं मुख्तलिफ मुल्क के इदारे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर हम इसमें इतना इंतशार ना पैदा करें और मजीद उसको सेंसेशनलाइज ना करें, तो ये सियासी अमल का हिस्सा होता है। मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ 35 साल बराह रास्त और 15 साल बिलावास्ता तौर पे जो है वो आमरियत या आमरियत से की ड्रिवन हुकूमतें नहीं हैं, तो हमें आदत नहीं है सियासी उसकी। दुनिया के हर मुल्क में ऐसे ही होता है, हिंदुस्तान में 12-12 दिन में हुकूमत गिर जाती थी,
इंग्लैंड में अभी क्या हुआ है, आप हर 6 महीने बाद वहां 2 इलेक्शन हो गए, ब्रेक्सिट हो गया है, तो क्या हुआ, क्या मुल्क टूटने के नारे लगने लगे और लोग जो है वो पागल होकर घरों से बाहर निकल आए जो पाकिस्तान। लेकिन ये वो मुल्क है जिस सोलंकी साहब जिसमें एक वजीर आजम को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, 18 वजीर आजमों में से एक भी 4 साल तो कर लिए ना, अब अगली दफा वाला 5 कर लेगा भाई। देखे ना, पहले तो 18 महीने पे निकाल देते थे। डिफरेंट हिस्ट्री ना, डू यू थिंक हम ये कंपैरिजन इंक्रीमेंटली बेहतर होगा? देखें, जो एक मुनफरद सूरत हाल है ना कि ये एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन वफाक में भी इन्हीं की हुकूमत है, पार्लियामान भी बरकरार है, सूबाई हुकूमत जो है वो भी इनकी है, मकामी हुकूमतें भी उनकी है। तो इलेक्शन रैली है, तो ये बुनियादी तौर पर जो अगला जो इलेक्शन है उसके लिए उनकी एक आगाज है, सब बंदी है, उन्होंने कहा कि जी हम इस फैसले पर अमल दरामद करते, लेकिन हम इसको दिल से नहीं मानते। अमल दरामद हम करते हैं, मतलब वजीर आजम को घर भेजने में ज्यादा देर नहीं लगी। ठीक, रेफरेंसेस के बाद क्या होगा जो दायर किए गए नैब के केसेस के बाद, उनके फैसले के बाद क्या होगा? देखें, वो तो जब रेफरेंसेस होंगे, मैं मफरूजे के तहत बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ जो मियां साहब नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि फैसला ऑलरेडी हो चुका है, मतलब फैसला जो आना है वो ये देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ ही आना है, जबकि एक जज को लगा दिया गया है। नया जो बयानिया शुरू किया है इसमें कमजोरी के आसार नहीं है, इसमें शिद्दत आएगी, और ये शिद्दत आप देखेंगी जब पार्लियामान ख़त्म होगा, जब हकीकी एक इंतखाबी मुहिम चलेगी, जब निगरान हुकूमत होगी, तो फिर उस वक्त जो है वो इनका लबो लहजा जो है वो ज्यादा सख्त है। लेकिन अवैस तौहीद साहब, इट सीम्स दैट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज कन्विंस्ड कि इवन जो नैब के अंदर रेफरेंसेस आने हैं उनका फैसला भी हमारे खिलाफ ही आना है। वो अपने फैसले के बारे में भी उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए यही बात की है कि फैसला तो लिया जा चुका था, बंदूक कदलिया के कंधों पे रखकर जो है वो चलाई गई है। तो फिर उस सूरत में ये इलेक्शन रैली और एक नाअहल वजीर आजम की जानिब से स्टार्ट की गई इलेक्शन रैली, ये कोई मुस्बत असरात डालेगी पीएमएलएन के वोट बैंक के ऊपर? देखिए, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है कि ये जो दो धारी तलवार पर इनका ये सफर है, एक अपनी खानदान की, अपनी पार्टी की सियासी बका का मामला है, और फिर जो अवाम की अदालत में जाने का मसला है, तो जाहिर बात है कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये। अगर हम इफ यू डोंट मिन्स आवर वर्ड्स फारूक, सीधा डीप स्टेट की तरफ इनका इशारा है कि जी वो इनके खिलाफ है, और कहीं ना कहीं उनके बकौल या उनकी कंस्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक जितनी हमारी समझ में आई है, जो हमने कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री विटनेस की है या रिपोर्टिंग की है, उसमें ये कह रहे हैं कि जुडिशरी के साथ उनका कोई नेक्सस है। ये एक इनका खुलासा अगर हम कहें इशारों किनारे में सब और आप हम सब लोग मिलके बांटे तो ये मसला है। अब ये है कि ये नवाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल में फैसला कर लिया कि भाई एक हेड ऑन होगा, चाहे जैसा भी हो। उन्होंने एक बयानिया अपना दे दिया, और अवाम की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का मतलब यह है कि वो जाहिर बात है कि एक ऐलान कर रहे हैं एक डीप स्टेट के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ। अब दूसरी बात ये कि जो आपने कहा ये दो धारी तलवार पे सफर है, एक दूसरा जो है वो आप जो कह रही है जिसका इशारा आपने किया कि वो है नैब के केस। जब जो आने वाले दिनों में खुलेंगे तो पूरे खानदान के खिलाफ इल्जामात के एक भरमार होगी, बारिश होगी, और मुनक़सिम मीडिया पे मीडिया ट्रायल भी होगी, और सही इल्जामात की रोशनी में तज्जिए भी होंगे। अब आप ये देखिए कि इस काफिले के अंदर मरियम नवाज साहिबा का साथ में ना होना बड़ा सवालिया निशान है। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं नून लीग के काफिले में उनके मुस्तकबिल के बारे में शकूक व शुबात है। दूसरी जानिब तहमीना दुरानी साहिबा के जो ट्वीट्स हैं, हम समझते हैं कि वो आउट स्पोकन है। मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब और हारिस खलील साहब 91-92 से उनको जानते हैं। आउट स्पोकन खातून है, जो मुंह में आता है बोलती हैं और धड़ल्ले से बोलती है, कुछ स्टांस लेना होता है। माय फ्यूडल लॉर्ड लिखी पूरी दुनिया के अंदर वेव्स क्रिएट करती। उन्होंने पनामा के केस के डिस्क्लोजर के बाद भी ट्वीट किए थे और आज भी किए, और वो कहीं ना कहीं गमाजी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लेटेंट अंडरलाइन इख्तलाफात की लेयर्स हैं, और उसको भरपूर तरीके से नवाज शरीफ साहब जब जाएंगे, जब वो अपना खेमा मुस्तकिल बुनियादों पर जाती उमरा के अंदर लगाएंगे, तो वो उसको पुर करेंगे। क्योंकि अब आने वाले दिनों में से मुफस्सल मैं कहूँ कि बड़ा मुझे जो तशवीश हो रही है स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, साहिल कादरी साहब की ये जो मौसमी उनकी आमद की बारिश होती है, जो कैनेडियन नेशनल है, ही डजंट हैव एनी राइट टू मैनिपुलेट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अगर उन्हें समाजी इनकलाब लाना है, मैं हारिस खलील साहब और मुर्तज़ा सोलंकी जानिब से उनको जमानत देता हूँ
हम सब उनके साथ होंगे, मारूफ आपको भी घसीटेंगे। ठीक बात है। अगर ये चीचाबदनी के अंदर अपना खेमा लगाएं और गर्मी और सर्दी के अंदर यहीं पे रहें। हाँ, अदरवाइज उनके इस एकदम से सीजनल यात्रा से जो है ना वो साजिश की बू आती है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात को दूसरा जो बड़ा खतरनाक बात है, सिर्फ 30 सेकंड आपके लूंगा। जी। दूसरी खतरनाक बात है, अहमद रजा कुसूरी साहब की तरह ये रूप धार सकते हैं, कसास की रिपोर्ट ये फाइल कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुई, नियत पे हुई है। तो फिर एक आईनी क्राइसिस भी होगा और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जिससे मैं और आप मुतमिल नहीं हो सकते। कसास आई फॉर एन आई, तो वो वाला अगर फैसला अगर ये लेके ये मुकदमा लेके चले गए तो फिर हम कहेंगे नहीं होंगे। लेकिन ये इनका जो मुतालबा है कि 14 जो लाशें हैं, 14 जो कत्ल हैं, उसका जवाब अब तक पंजाब हुकूमत दीजिए वो अल्टीमेटली उनके गले पड़ेगा। मैं इसी पर अवैस तौहीद साहब शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के हवाले से बात कर लेते हैं। इशारे कर रही है, सबको सुबह जन्म दे रही है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के हवाले से ये सारी सिचुएशन के आपको एक तो हेड ऑन इदारों के साथ और फिर रियासत की सतह पे, मुल्क की सतह के ऊपर, फिर शरीफ खानदान के अंदर भी एक सूरत हाल क्या हेड ऑन की तरफ बन सकती है, क्योंकि अभी सदर भी मुंतखब करना है, उसके लिए भी कुलसूम साहिबा का नाम लिया जा रहा है, NA 120 के लिए मरियम साहिबा का नाम जो है वो लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब हमें वही पंजाब तक महदूद लगते हैं और उनकी अगर मिसेस के आज के ट्वीट्स देखें तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं नवाज शरीफ साहब और बड़ा उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर, और उनको एक ऐसी सिचुएशन के अंदर लाकर खड़ा करें जो उनके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। देखिए, तासुर तो उससे यही मिलता है और मेरा ख्याल है कि तहमीना दुरानी साहब का अपना जो तज्जिया है ये अब इसमें किस हद तक सदाकत है और किस हद तक शहबाज शरीफ साहब खुद भी शामिल नहीं है मियां साहब के साथ, ये इसके बारे में मैं मुझे कोई डैमेज कंट्रोल का ट्वीट कर दिया था। हाँ, कर दिया। अच्छा, दूसरे ये कि ये गिनवा भुट्टो नहीं है तहमीना दुरानी, ये कोई अलग जमात नहीं बनने जा रही, यानी ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ये कोशिश देखिए, एक तो कामयाबी सियासी जमातों की थी कि 18वीं तरमीम के बाद ये जो फ्लोर क्रॉस ना करने की जो मसला था उसने आज नून लीग को बचा लिया। अगर उस वक्त ये 62-63 भी मान जाते तो आज इनकी हुकूमत इस तरह से न गिरती। लेकिन नैब के केसेस तो खुलेंगे, मगर देखना ये होगा कि नैब में क्या फिर दीगर लोगों के केसेस भी खुलेंगे क्या। जो इमरान खान साहब, वो अंग्रेजी में कहते हैं पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, के मतलब है कि एक स्याह पतीली एक स्याह केतली को कह रही है कि तुम स्याह हो। तो ये वाली सूरत है जो खान साहब के इर्द गिर्द लोग हैं, उनके खुदा ना खास्ता अगर किसी ने नैब में रेफरेंस दायर कर दिए तो ये देखते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा या मियाँ साहब के ख़ानदान पर रुक जाएगा। अगर ये सिलसिला मियाँ साहब के ख़ानदान पर रुक गया तो ये हमें अंदाजा हो जाएगा अब से लेके कोई अगले 6 माह में कि ये साजिश कहें या स्कीम थी कि मियां साहब को किसी तरह से मियां साहब को कंस्ट्रेन कर दिया जाए, उनका सियासी करियर खत्म कर दिया जाए। ये पता चल जाएगा अगले चंद, वरना दीगर केसेस खुलेंगे। चूंकि इस निहायत ईमानदारी के साथ, ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और इस पर कोई नाचीज़ ने कुछ चीज़ें रकम भी की हैं कि पाकिस्तान में अमीर होने के कई तरीके हैं, मगर फिल्थी रिच होने का एक ही रास्ता है जिससे ये तमाम लोग गुजरे हैं, जो नून लीग में भी हैं, जो पीपल्स पार्टी में भी हैं, जो अवामी नेशनल पार्टी में भी हैं, और जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ में इमरान खान के गिर्द घेरा डाले हुए। लेकिन उसके लिए हमें अगर सबके केसेस खुल जाते हैं, सोलंकी साहब नजर नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब उसके लिए बात करते हुए कि जी सबका एहतसाब होना चाहिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, और अगर होता है तो फिर इल्जाम आएगा जी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में। एहतसाब का उन्होंने वादा किया था 11 साल पहले लंदन में, नहीं क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है, ठीक है, हम सबको एहतसाब के दायरे में लाएंगे, तो उस वादे को ये दोनों जमातें पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है जी। एक वक्फा यहाँ पर दरकार है जी, मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद वापस आते हैं, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हारिस खलीक साहब, अवैस तौहीद साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद है और हम बात करें नवाज शरीफ साहब की GT रोड की सियासत के हवाले से, उस रैली के हवाले से जो उसका आज आगाज़ किया गया है और मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जमहूरियत मजबूत करने के लिए निकाली जा रही है, कहा जा रहा है सिविलियन बालादस्ती के लिए निकाली जा रही है, और भी बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे पैनलिस्ट इस बात पर मुत्तफिक है कि ये बेसिकली क़ब्ल अज़ इंतखाबात आज इलेक्शन रैली निकाली गई है लेड बाय नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये
वो वज़ीर आज़म जो नाअहल हो चुके हैं, असासा हैं या बोझ हैं, इस पर ज़रा मैं इस सेगमेंट में बात करना चाहूँगी खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू की जानिब आएँ, आपको क्विकली अपडेट कर देते हैं कि रैली पहुँची कहाँ तक है। ज़मीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है जिस वक्त मरी रोड पर। ज़मीर, आप कहाँ पर मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब आपसे कितने फासले पर मौजूद हैं? कितनी देर में वो पहुंचेंगे कचहरी चौक? कमेटी चौक पर मौजूद है और कमेटी चौक पर जो रैली का जो फ्रंट था वो इस वक्त कचहरी चौक पर, जबकि कमेटी चौक पर लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। अगर हम बात करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अपनी गाड़ी की, तो नवाज शरीफ की अपनी गाड़ी और नवाज शरीफ के लिए जो खुसूसी तौर पर कंटेनर तैयार किया गया वो इस वक्त भी 6 रोड के करीब वाक़ई मौजूद, और इसको तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि नवाज शरीफ का जो काफिला है वो अब तक कमेटी चौक तक नहीं पहुंच सका है। इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जो पहले प्रोग्राम था उसके हवाले से जो बताया गया था वो ये था कि ये कचहरी चौक पर कारकुनान से खिताब करेंगे, ताहम अब उस प्रोग्राम को दोबारा से तब्दील किया गया और नवाज शरीफ का जो खिताब है उसको दोबारा से तब्दील करके उसको कचहरी चौक के बजाय अब जो है वो कमेटी चौक पर शिफ्ट किया गया और कमेटी चौक पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगे। इस हवाले से अगर हम बात करते हैं नून लीग की जो कारकुनान है, तो कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और वो नवाज शरीफ कमेटी चौक पर इंतजामात क्या किए गए हैं खिताब के लिए? क्या कोई स्टेज बनाया गया है? वो गाड़ी से बाहर निकलेंगे, स्टेज पर आमद होगी उनकी, गाड़ी से खिताब करेंगे, कंटेनर से खिताब करेंगे, कैसे होगा ये खिताब? जी, नवाज शरीफ के हवाले से कमेटी चौक पे खुसूसी तौर पे स्टेज तैयार किया गया था और उस हवाले से ये बताया गया था कि नवाज शरीफ जो है दोपहर के वक्त वहाँ पे खिताब करेंगे। ताहम नवाज शरीफ का जो काफिला है उसको खासा वक्त लग चुका है यहाँ पहुंचने में, इसलिए कमेटी चौक पे एक स्टेज खुसूसी तौर पे तैयार किया गया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए, जबकि उसके साथ साथ उनका अपना जो कंटेनर है उसको भी इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो वहां से बासानी खिताब कर सकते हैं। इसमें तमाम साउंड सिस्टम और दीगर चीजें। ठीक है ज़मीर, आपकी जानिब थोड़ी देर में दोबारा आता है। वैसे शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब, खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद साहब, वैसे क्या कहिएगा कि वो कंटेनर की सियासत जिस पर बड़ी तनकीद की इस हुकूमत ने, आज खुद नवाज शरीफ साहब उसी कंटेनर पर चढ़ने के लिए तैयार बैठे? शेख साहब ने चढ़ा दिया। मीठा मीठा हाथ पर कौड़ा कौड़ा फूल, अपने मतलब की बारी आई तो ऐसे ही करते हैं ये। और बिजनेसमैन पॉलिटिशियन तो आपको पता है वो हर चीज को अपने एंगल और अपने मफाद में देखते हैं, और ये इनका वतीरा रहा। आज कह रहे हैं कि जनाब अली, मुझे अफसोस है कि मैंने क्यों गिलानी की मुखालफत की। वो भूल गए जब जुनेजो को इन्होंने निकाला और खुद चीफ मिनिस्टर बने पंजाब में, ठीक अबूरी, और भूल गए जो 2 दफा बेनजीर को निकाला। मैं आर्मी चीफ की बात नहीं करता, करामत से क्या हुआ। शेख साहब तुम साथ थे घर में आए थे ना? शेख साहब आप तो साथ थे उस जमाने में उनके साथ? नहीं, मैं किस जमाने में नहीं था, मैं जुनेजो के साथ था। अगर आप तारीख दुरुस्त करें, मैंने जुनेजो साहब को रावलपिंडी में जलसे के लिए लियाकत बाग में इनवाइट किया था। ठीक, एक तारीख का हिस्सा। शेख साहब, वैसे एक बात बताइए कि ये कंटेनर की सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कामयाब सियासत रही सर, आपको लगता है ये उतनी ही सक्सेसफुल साबित हो सकेगी एक नाअहल वजीर आजम के लिए भी? आज तो दूसरा मसला जी, आप देखें ऐसी मेहनत की चाल चल रहे हैं। आप पहला सिरा भी दिखाएं और आखिरी सिरा भी दिखाएं, कितने लोग हैं और कितनी गाड़ियां हैं। और मैं तो समझता हूँ जिसने इन्हें मशवरा दिया वो भी कोई हालात के तकाजों को समझने से कातर था और इनका ख्याल था कि लाखों लोग होंगे। मैं भी ये सोच रहा था कम से कम लाख तो होंगे। लेकिन शेख साहब, अभी तो वो इस्लामाबाद से निकले ना, इस्लामाबाद तो उनका स्ट्रांग होल्ड भी नहीं है। जैसे जीटी रोड के ऊपर चढ़ेंगे तो क्या पता सूरत हाल बदल जाए जी। अच्छा है, ताकि इनका काम जल्दी हो जाए। फिर ये अभी तो पिंडी में ही क्याम फरमा रहे हैं, सुबह 10-12 बजे यहाँ निकलेंगे। और क्योंकि मंदरा और रवात से पटवारियों ने जो इकट्ठे किए थे वो वापस चले गए। वैसे शेख साहब, ये इस्तीफे की कॉल आप लोगों की तरफ से थी, लेकिन हम देख रहे हैं ये नाअहली के बाद तो वज़ीर आज़म और ज्यादा मुतहर्रिक हो गए सियासी तौर पे, तो ये ज्यादा बड़ा सियासी खतरा तो नहीं बन गए नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? कुछ नहीं पढ़ने जा रहा, आप ऐसे कर रहे हैं। ठीक है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर रहे थे। सोलंकी साहब, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब नाअहली से पहले, इस्तीफे से पहले, इन सारी चीज़ों से पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में वो जो तेज़ी थी वो शिफ्ट हो गई है PMLN में, तो इसका तो बेनिफिट, ये तो उल्टा वो कहते हैं ना, आपने मैं लात मारी वो मैं भाग गई।
देखें, ये सियासी मुकाबला है तो परेशानी तो है। हाँ। ये परेशानी है कि तमाम जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो दूसरी जमातें हैं वो तनकीद कर, आप क्यों जुलूस निकाल रहे हैं, तो आप सरकारी वसाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि सरकारी वसाइल को जलसे जुलूसों में इस्तेमाल करने की इब्तिदा और इख्तिताम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने किया। वो तो अब कर रहे हैं, सभी करते हैं। ये कोई इसमें नई कौन सी बात है? ठीक बात। तो एक मुकाबला है सियासत का। लेकिन सवाल पैदा होता है हारिस खलीक साहब, ये तरीके इंसाफ की सियासत का महवर अब क्या होगा? यही होगा, इमरान खान को वजीर आजम बनाना है, ये महवर है इसकी, इसमें कोई नई बात क्या है? पहले तो था ना नवाज शरीफ साहब घर जाएं इस्तीफा, वो तो खत्म हो गया ना फैक्टर, अब क्या होगा? इसीलिए जाएंगे नवाज के इमरान खान वजीर आजम बने। मतलब देखिए, बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ जो है उसने क्या अल्टरनेटिव पेश किया है पख्तूनख्वा में? आप देख लें कि पख्तूनख्वा में अंदरूनी तौर पे पार्टी के क्या हालात हैं। आप ज़रा चले पेशावर और एक चक्कर लगा के आएँ, वही 87 बिलियन रुपए में मेट्रो बस 3 साल बाद जो बनानी थी पहले ही शुरू कर देते। तो बुनियादी तौर पर उनका पूरा, लेकिन मैं उनका हक समझता हूँ कि है, उनका उसी तरह का हक है सियासत करने का जैसे बाकी जमातों को है, मगर उनका जो बुनियादी वो एक पर्सनैलिटी कल्ट है। ये जरा इसको ईमानदारी से, सारी जमातों में नहीं, सारी जमातों में नहीं है। पीपल्स पार्टी में कौन सी पर्सनैलिटी कल्ट है? पीपल्स पार्टी की तो सारी की सारी क़यादत ही अपने माजरत के साथ, मतलब आप नाराज जाएंगे अपने चेयरपर्सन के। देखिए वो तो नारे हैं ना, भुट्टो साहब तो वो तो नारे नहीं, तो अब तो नहीं है ना, भुट्टो साहब मौजूद नहीं है, भुट्टो साहब मौजूद नहीं है। पर्सनैलिटी कल्ट जो होता है ना, वो मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में 2 देखे। भुट्टो साहब के ज़माने में तो खैर मुझे याद ही नहीं है, लेकिन जो 2 मैंने पर्सनैलिटी कल्ट देखे, और वो एक मैंने देखा है अल्ताफ हुसैन साहब का राइज 80 की दहाई के अवाखिर में कराची और हैदराबाद में, सिंध में। अल्ताफ हुसैन साहब का राइज था, पर्सनैलिटी कल्ट था, पर्सनैलिटी कल्ट है। बिल्कुल उसी तरह का इमरान खान साहब का राइज लाहौर में, ये राइज जो है ये 2011 के बाद हुआ है। 30 अक्टूबर 2011 इस कल्ट का राइज है, मीनारे पाकिस्तान का जलसा। वो कराची में भी बहुत बड़ा कल्ट था जो महदूद होकर सर 5वें नंबर पे आई है अभी ज़िमनी। नहीं वो था, लेकिन कराची की वो बुनियादी तौर पे जमात नहीं है ना, जमात वो बुनियादी तौर पे पंजाब की है, 8 से 10 लाख और पख्तूनख्वा का वोट पैटर्न, पख्तूनख्वा में वोट शिफ्ट होते रहते हैं। कराची की 2 करोड़ आबादी है, मतलब मुझे पता है, मेरे वो भाई का हल्का है 250, जहाँ से आरिफ अलवी साहब जीते हैं। मगर देखिए गुजारिश ये है कि नून लीग भी तो कराची से एक आध सीट निकाल लेती है, लेकिन वहां की जमात नहीं है सर। 10 लाख 8-10 लाख वो दूसरी बड़ी, तो नून लीग ने भी वहां हलीम सिद्दीकी साहब जीत चुके हैं, वहां से पीपल्स पार्टी भी 4 नशिस्तें कराची से निकाल लेगी अगले इलेक्शन में। देखिए उस जो आपसे गुजारिश है, इमरान खान साहब के जाने से पीटीआई नहीं, इमरान खान साहब खुदा ना करे कहीं जाएं, क्यों जाएंगे? नाअहली की सूरत में क्या पाकिस्तान तरीके से नाअहल नहीं होंगे इमरान खान साहब? किंग्स पार्टी का लीडर नाअहल नहीं होता पाकिस्तान की तारीख में। 1955 से लेकर रिपब्लिकन पार्टी से लेकर आज तक, और इसमें महज फौज को जिम्मेदार नहीं आप करार दे सकते। एक पूरा तबका है, ये पूरा एक तबका है जो इलेक्टेड को पर अपॉइंटेड को तरजीह देता है पाकिस्तान। फिर जब खुद वज़ीर आज़म बन के आते हैं तो नवाज शरीफ साहब फिर वो कहते हैं जी हमें महदूद किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। अपने दौर में सबको याद देखिए, मिडिल पाकिस्तान की जो एक एफ्लुएंट अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास है, उसकी तादाद पहले कम थी, वो कराची लाहौर तक महदूद थी, अब वो फैल गई है। उसकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है पीटीआई, और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इन्होंने कोई स्पेस ही नहीं क्रिएट की मिडिल क्लास के लिए। पीटीआई ने की है, यानी कम से कम अपनी रेटरिक में तो की है ना। तो आप ये देखिए कि उसकी फॉलोइंग कैसी है, और मिडिल क्लास बुनियादी तौर पे कंजर्वेटिव होती है, मिडिल क्लास बुनियादी तौर पे उसमें टेंडेंसीज होती हैं फस्तायत की। वही आपने एमक्यूएम में देखा, वही आप पीटीआई में देखा। ये अवैस तौहीद साहब, ये मिडिल क्लास को किस तरफ आप बैठते हुए देख रहे हैं आने वाले इंतखाबात के अंदर? ये बड़ी डिसाइसिव एक होती है। ऊटी साहब की जानिब भी आऊंगी, लेकिन मैं पहले ले लेती हूँ मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपको। सोलंकी साहब, ये क्लास जिस भी तरफ टिल्ट कर जाए, 2013 के अंदर हमने देखा कि इमरान खान साहब की तरफ ये क्लास पूरी की पूरी टिल्ट की और एक नई पार्टी का वजूद जो है वो अमल में आया। इस दफा आप देख रहे हैं कि जबकि खुद इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस बने हुए हैं, उनके ऊपर भी नाअहली की तलवार जो है वो लटक रही है, अब उनके स्कैंडल्स भी मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं। ये क्लास कंफ्यूज दिखाई देती है आपको? वो अपने दोस्त हारिस खलीक से माजरत के साथ, मार्क्स ने इस क्लास को कहा था आइडियोलॉजिकल क्लास, नज़रियाती तबका। ये एक व्हीकल है, मशीन है जो कि नज़रियात को लेकर चलती है। ये पूरी इंसानी तारीख में आप देखें तो इसी तरह से। लेकिन जो तबका खान साहब की ताकत है, कल यही तबका उनके लिए नुकसान की वजह भी बन सकता है। जो नौजवान हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनकी कुछ उमंगें हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, वो चाहते हैं अपनी एम्पावरमेंट। ये जो मेरिटोक्रेसी का जो नारा है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अचानक अगर ये देखेंगे कि ये ज़हीरुद्दीन
बाबर आकर यहाँ टपक पड़ा, ये फिरदौस आशिक अवान आ गई, तो ये जी अलीम खान आ गए, ये ढमका आ गए, तो उससे मायूसी भी होती है। आप ये ना समझे कि ये कोई ऐसा कोई उन्होंने कोई तकदीर लिख दी है कि जी वो करेंगे। हाँ, वो लोग जो कल्ट का शिकार हैं वो एक हद तक रहेंगे, लेकिन जब कल्ट टूटती है तो बिल्कुल एक दूसरी इंतहा आती है। लेकिन 2013 में अवैस तौहीद साहब ये जो नजरियाती तबका है, इसके पास इमरान खान साहब की सूरत में एक ऑप्शन मौजूद थी। आप अगर 2018 में ये नजरियाती तबका अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहता है, वो किसके लिए करेगा? अगर वो दिल बर्दाश्ता हो चुका है खुद इमरान खान साहब से भी, जिनकी पार्टी में ऐसे मफाद परस्त टोला जो है वो आ गया है, जिनके ऊपर स्कैंडल्स बन रहे हैं, हरासमेंट स्कैंडल्स जो है वो उनके ऊपर बन रहे हैं, नाअली की तलवार इक्वली उनके ऊपर भी है, असासाजात ना दिखाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन में बहुत केसेस उनके ऊपर भी चल रहे हैं। ये तबका अपना वोट अब किसके हक में इस्तेमाल करेगा, या शायद करेगा ही नहीं? मेरे ख्याल में बारूख देखें, अब तो एक नया खेल शुरू हुआ है जो पंजाब के अंदर भी होगा और अदालतों में भी होगा। एक नए जो रूल्स ऑफ गेम है वो सेट हो रहे हैं रियासती इदारों के अंदर, जिसमें जो भुगते भी हैं, मीडिया भी है, जुडिशरी भी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है। बात यह है कि मुझे लगता है कि 2014 में जिस तरह हम छोटे सूबों से, मेरा ताल्लुक है छोटे सूबे से, मुर्तज़ा सोलंकी साहब का भी और हारिस खलीक साहब का भी, और हम ये जो 3 सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फिर सिंध, यहाँ पे लोगों का ख्याल ये है, और अभी फिर एक बहस छिड़ गई है कि ये बैटल ऑफ पंजाब है या जो सबसे लाहौर की लड़ाई में फिर से हो गया है, ये जीटी रोड, ये 2014 में भी हम यहाँ पे बहस हमने की थी, खूब चर्चा किया था और अभी भी है। मेरे ख्याल में ये जो विफाकी सियासत है, पार्लिमानी सियासत है, उसके लिए कोई अच्छा रुझान नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो पार्लिमानी इंतखाबी जो अमल है उसके अंदर एक तरह से एक मुतवाजन, एक तवाजुन नहीं है, अदम तवाजुन का शिकार है, क्योंकि 148 सीटें बराह रास्त सीटों पर, तो जो वहां पे पंजाब में जीतता है वही विभाग के अंदर हुकूमत बनाता है। मैं समझता हूँ आने दिनों के अंदर एक नई बहस छिड़ेगी और छिड़नी चाहिए कि बलूचिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसके सूबे के हिसाब से, उसके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होनी चाहिए, सिंध की भी बढ़नी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की भी बढ़नी चाहिए, और पंजाब के अंदर जो है जनूबी जो पंजाब है उसका सूबा बनना चाहिए, ताकि एक तवाज़ुन हो और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी मेरे पास बिल्कुल मेरे पास आखिरी मिनट है अवैस तौहीद साहब, मैं क्विकली क्लोजिंग कमेंट ले लूं हारिस खलीक साहब से। हारिस खलीक साहब, रैली पहुंच जाती है लाहौर, खिताब होता है, उसके बाद क्या होगा सर? इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। पहला उसका जो मार्का है NA 120 का ज़िमनी इंतखाब है, उसमें सितंबर को, जी 17 सितंबर को, तो उस दिन मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला बशर्ते हयात, और फिर देखेंगे और हम उस दिन भी ट्रांसमिशन कर रहे होंगे। राज खलीक साहब आके कि आज फिर आप लोगों ने अननेसेसरी नहीं हाइप नहीं, वो तो इलेक्शन है, और मैं समझता हूं कि उस पे आप खड़ी होती हैं। देखें जो भी खड़ा हो, यास्मीन राशिद बहुत मजबूत पोजीशन में है, कोई कंप्लेसेंट अगर नून लीग है इस बारे में तो उनको नहीं होना चाहिए। असल मार्का इसके बाद वो, जब मियां साहब जीते थे तो 92,000 वोट मियां साहब ने 94,000 लिए थे, और 52,000 53,000 वोट जो है बिल्कुल ठीक है। टफ टाइम अगर नवाज शरीफ साहब को दिया तो मरियम नवाज साहब के लिए जो है वो आसान काम जो है वो नहीं होगा, या कुलसुम साहब अगर उनको खड़ा किया जाए। बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब, बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला आपने मेरे साथ, आपका और मेरा साथ यहीं तक था, सिलसिला जारी रहेगा। खबरनामे के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे इजाज़त दे दें, अल्लाह हाफ़िज़।